सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे करें और पाए अपने इस चैनल के सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का अपना टॉपिक ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारे जो टॉपिक ऑफ द वीडियो माइंड वेंटिलेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये आपके रिक्वेस्ट पे बनाया गया वीडियो है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है आपको उनको कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको उस डिस्कशन को, आपके डाउट्स को मैं दूर करूं और आपसे आप जो है उन वीडियोस का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो में आप लोग के साथ में क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड जो होता है माइंस में उसको डील करूंगा, ठीक है। कितना क्वांटिटी एयर रिक्वायर्ड होता है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होता है वो डील करूंगा। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ द ब्लैक डैम, कैलकुलेशन ऑफ द WG, ठीक है। वाटर गेज का जो आपका फैन ड्रिफ्ट में जो वाटर गेज लगता है उसके ऊपर कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो। फिर कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे आज, फिर से रिवाइज हो जाए आपका। और कैलकुलेशन ऑफ वाइट डैम और कैलकुलेशन ऑफ फायर डैम और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एयर वेलोसिटी, ये सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। इसमें मैं आपको साथ में कुछ ही टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा, और क्योंकि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बाकी जो बचेंगे आपके रिक्वेस्ट के ऊपर उसके ऊपर भी बना दूंगा अगर चाहेंगे आप तो, क्योंकि उतना ज़्यादा ये टफ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम से पूछे नहीं जाते, इस कारण से मैं उनको नहीं बताऊँगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वो कर दूँगा। तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटी ऑफ द एयर रिक्वायर्ड इन माइंस जो है वो आपके साथ में डिस्कस करना होता है। उससे पहले हम लोग के पास एक जो रेगुलेशन होता है जो जिससे ऊपर ये न्यूमेरिकल बनता है, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो रेगुलेशन नंबर जो आपका है वो है रेगुलेशन नंबर 153, जिसके हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन जो माइंस का होता है वो हम लोग एयर उसके हिसाब से माइंस में भेजते हैं कैलकुलेट करने के बाद में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि एयर क्वांटिटी जो सेंड किया था माइन में वो किसके हिसाब से होता है। तो पहला जो पॉइंट है कि 6 मीटर क्यूब पर पर्सन इन द लार्जेस्ट शिफ्ट एम्प्लॉयड इन अ माइन, ठीक है। मतलब एक शिफ्ट में, सबसे बड़े शिफ्ट में पर पर्सन पे आपको कितना हवा भेजना होता है, 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन भेजना होता है, ठीक है। उसके साथ में एक और पॉइंट जो होता है कि 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन एवरेज डेली प्रोडक्शन पे, ठीक है। पर डे का जो प्रोडक्शन उस पर पर टन पे आपको 2.5 क्यूबिक मीटर आपको हवा भेजना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि वेट वाटर टेम्परेचर का, अगर आपका टेम्परेचर जो 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर 30.5 डिग्री से अधिक हो जाता है तो आपको 1 मीटर पर सेकेंड आपको एयर जो है माइंस में भेजना होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को लेते हुए हम लोग न्यूमेरिकल आता है, और इसमें से कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा होता है उतना एयर माइंस में भेजा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इज 300 टन पर डे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 300 पर डे एंड द मैन पावर डिप्लॉयड इन अ माइन लार्जेस्ट शिफ्ट में 100% एंड इन अंडरग्राउंड एटलीस्ट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर शुड बी पास थ्रू द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, ठीक है। लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में हम लोग कितना हवा भेजना होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में मैंने आपको कंडीशंस को डील किया तो उसके ऊपर से जो है ये न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो हमारे जो पहले सारे चीज़ को ध्यान रख लेंगे कि जो ऊपर में जो था कि पर मैन लार्जेस्ट शिफ्ट में कितना भेजना है, उसके बाद प्रोडक्शन के हिसाब से कितना भेजना, तो सारी चीज़ को देख लेंगे। तो हमारे पास जो डेटा पहला दिया हुआ है कि प्रोडक्शन जो कितना है आपका, हमारा जो प्रोडक्शन 300 टन पर डे है और मैन पावर डिप्लॉयड कितना है 100 है, ठीक है। तो एयर रिक्वायर्ड ऑन द प्रोडक्शन पे कितना हवा रिक्वायर्ड, तो उसको गुना करते हैं प्रोडक्शन इनटू द 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आ रहा है आंसर वो है 750 मीटर पर क्यूब, ठीक है, 750 मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये पहला कैलकुलेशन हमारा साथ में हो गया। और उसके बाद में जो है अगला कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है एयर रिक्वायर्ड ऑन द मैन पावर, ठीक है। मैन पावर के हिसाब से कितना एयर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो पहला जो हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला जो है मैन पावर इंटू 6 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो इसको मैन पावर जो है 100 था उसको इंटू किए 6 से, तो आंसर है 600 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो अब इन दोनों में सोर्स सबसे ज़्यादा होता है, जो ग्रेटर होगा इन दोनों में, ठीक है, उसको हम लोग लेंगे और वही उतना ही हवा कम से कम माइंस में भेजा जाता है, ठीक है। ये है पॉइंट
इसी थी। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है 750 मीटर के ऊपर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं। तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए पुटअप कर दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है एक आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में। तो चलते अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ एयर वेलोसिटी। ठीक, या बोल सकते हैं इसमें एक अलग जो न्यूमेरिकल मैं आपके साथ में कैलकुलेट करवाऊंगा वो हो जाएगा आपका एयर लीकेज कितना हो रहा है किसी माइन में ड्यूरिंग द वेंटिलेशन। ठीक है, तो एयर आपका जो लीकेज कितना हो रहा है वो एयर लीकेज। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग तो हमें मतलब कि छोटा सा फॉर्मूला जो है स्पीड इक्वल टू d/t। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि अगर स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम करके हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो। ठीक है, और इसे एक स्टेप ऊपर जो डिप्लोमा में या फिर एग्जाम में हमारे पूछे जाने वाले जो जा सकते हो जो सवाल है वो है कि उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं साथ में, आप भी साथ में सॉल्व करते जाइएगा। एक मेन हवा रास्ते में 950 घन मीटर प्रति मिनट हवा बह रही है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है क्या है कि 750 घन मीटर यानी कि 750 मीटर क्यूब प्रति मिनट हवा बह रही है, और 700 मीटर दूर जो है हवा की गति कितनी 65 मीटर प्रति मिनट हो जा रही है। ठीक है, और रास्ते की ऊंचाई जो है आपका ऊंचाई और चौड़ाई जो दिया है 2 मीटर एंड 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या है कि इस दूरी में किसी दूरी में जो है दरवाज़ा और स्टॉपिंग के बीच में कितनी हवा लीक कर रही है आपको कैलकुलेट करना। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, पर अगर ध्यान से सुनेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो चीज़ हमारे साथ दिया वो उसको देख लेते हैं कि हवा रास्ते में बहने वाली हवा जो है 950 घन मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, 700 मीटर दूर जो है हवा हवा की गति कितनी जा रही है 65 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम देखें 2 × 3 दैट इज 6 मीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हवा की मात्रा जो होगी वहाँ पे पहुँचनी मतलब कि हमारे जो मिल रही है वो क्या है 390 मीटर। 6 × 65 इसको सॉल्व करेंगे तो 390 मीटर क्यूब प्रति मिनट हवा मिल रही है। ठीक है, तो इतनी दूरी में जो हवा हम लोग का जो लीक कर रहा है तो इसको माइनस करने से क्योंकि हवा भेजी जा रही है आपको 950 और मिल कितने रही 390, तो घटाने के बाद आ रहा है 560 मीटर क्यूब प्रति मिनट हवा आपका क्या हो रहा है लीक कर जा रहा है। यही आपको कैलकुलेट करके निकालना था। ठीक है, तो ऐसा करते हो अच्छे से आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ तो फिर से आप एक बार रिपीट करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर टॉपिक के ऊपर उसको इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल जो है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ द ब्लैक डैम। ठीक है, ब्लैक डैम बोली या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ है जो कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल के सहारे से। तो इन क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को डील करते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम, वाइट डैम, फायर डैम एंड एयर इन द माइन। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन सब कुछ पूछ दिया गया, ब्लैक डैम, वाइट डैम, फायर डैम, और एयर जो है माइंस में कितना है वो आपको निकालना है, एयर का परसेंटेज। ठीक है, और सैंपल जो है हवा का जो माइन से लिया गया है वो दिया गया कि O2 जो है आपका 19.11 है, N2 जो है आपका 79.04 है, एंड CO2 जो है आपका 0.25 है, और CO जो है आपका 0.02% है, और CH4 जो है 1.58 है। तो आपको करना है सबसे पहले व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लैक डैम। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना सब कुछ, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्लैक डैम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे जो टफ होता है कैलकुलेट करना वही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्लमजी भी है, तो ध्यान से सुनते हुए इसको सॉल्व करते जाएंगे साथ में, तो आपको फ़ायदा हो, आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर इंटरिंग इन द माइन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। जब भी खान में जब कोई हवा भेजी जाती है तो जो खान में कितना हवा भेज जाती है वो चीज़ हम लोग पहले देखते हैं। पहले कि O2 जो होता है हमारे, हमको पता है कि बाय द वॉल्यूम हम देखेंगे तो 20.93 होता है खान में जब हवा हम लोग भेजते हैं फ्रेश एयर में। ठीक है, उसके बाद N2 जो होता है 79.04% होता है, और CO2 जो होता है 0.03% बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट जो हमारा जो N2 का इक्विवेलेंट लीटर जो है O2 का, वो लोग हम लोग सैंपल से कैलकुलेट कर देते हैं कितना जो होना चाहिए सैंपल के हिसाब से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि हम लोग ऑक्सीजन से रिलेटेड करके सब कुछ चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन के हिसाब से, क्योंकि ये सबसे सटीक होता है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से हम लोग N2 को कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे माइंड में कितना 11, और जो होना चाहिए 20.93, तो इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किए तो 79.04 की इंटू 19.11 बाई 20.93। ये फॉर्मूला एक तरह से बोलिए कि इक्विवेलेंट
नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना में थोड़ा सा टफ लगेगा, पर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कि इतना करना ही पड़ेगा। तो जो कैलकुलेशन आ रहा है 72.16 लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे, थोड़ा सा डिवाइड और गुना करके, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो कैलकुलेट करते हैं कि इक्विवेलेंट CO2 कितना है। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम लोग को ब्लैक डैम निकालना होता है तो उसमें जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेस नाइट्रोजन। ठीक है, एक्सेस नाइट्रोजन एंड द एक्सेस CO2 के प्रेजेंट का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका ब्लैक डैम। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों कैलकुलेट करना हो पहले, तो पहले हम लोग N2 कैलकुलेट कर लिया, अब CO2 इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, तो सेम चीज़ है 0.03 इंटू 19.11/20.93। अब सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 0.03 अप्रोक्स आपका आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो 0.03 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो एक्सेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैलकुलेट कर लिए, तो 79 जो हम लोग का एयर में इतना होता है और इतना निकला हम लोग, तो इसको हम लोग क्या किए घटाने पर आया 6.88, और CO2 कैलकुलेट किए तो 0.25 माइनस 0.03 जो आपका सैंपल में मिला है, और ये हमारा जो एयर में होता है नेचुरल एयर में, इसको सॉल्व किए तो 0.22। अब हम लोग देयरफॉर द ब्लैक डैम निकाल लेते हैं इन द सैंपल में, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एक्सेस नाइट्रोजन और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7.1%। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर तो आपका जो ऑक्सीजन की मात्रा 19.11 है और नाइट्रोजन है 72.16 एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होना चाहिए होता है 0.03, दैट इज़ 91.3% जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर का परसेंटेज है। ठीक है, बाय वॉल्यूम। अब बाकी सारा कंपोजिशन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले द कंपोजिशन ऑफ सैंपल इन द फॉलोइंग, दैट ब्लैक डैम हम लोग निकाल चुके हैं 7.10, और वाइट डैम जो होता है CO। ठीक है, वाइट डैम को हम लोग जानते हैं CO का परसेंटेज ये हुआ 0.02 जो पर क्वेश्चन में, और फायर डैम जो है आपका वह 1.58। ठीक है, उसके बाद एयर जो परसेंटेज है 91.3 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो टोटल परसेंट देखिए जोड़ने के बाद में हमारा कितना आ रहा 100%, यानी कि हमारा जो सॉल्व किया वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लमजी है, इसको फिर से एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा फिर से। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर। तो कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था हम लोग को पता है पहले से। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका, हाइग्रोमीटर, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला हम करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 100 - C। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म एंड इनटू ब्रैकेट में ड्राई वाल्व टेम्परेचर माइनस वेट वाल्व टेम्परेचर। ठीक है, और C का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग 7 लेते हैं इफ़ द ड्राई वाल्व टेम्परेचर इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर C का वैल्यू 8 लेते हैं, अगर ड्राई वाल्व टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है, मतलब कि जो टेम्परेचर वैल्यू जो 20 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है तब, और 9 लेते हैं C का वैल्यू जब आपका जो होता है ड्राई वाल्व टेम्परेचर का जो होता है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है तब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना है आपको। और इसको मैं फिर से बता रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, पहले किया हुआ है, और अभी फिर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, और जिनको नहीं पता है वो अच्छे से देख लें और समझ लें फिर से। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो है सॉल्व प्रॉब्लम देख लेते हैं। द ड्राई वाल्व टेम्परेचर, ड्राई एंड वेट वाल्व टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द माइन एज फॉलोज। ठीक है, तो देखते हैं ड्राई वाल्व टेम्परेचर दिया आपका 33 डिग्री सेल्सियस एंड वेट वाल्व टेम्परेचर दिया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपको क्या करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो गिवन हमारे पास क्या सोल्यूशन में जो देखिए ड्राई वाल्व टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस एंड वेट वाल्व टेम्परेचर आपका क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला में सारी चीज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या C का वैल्यू को देख लेंगे। जो आपका 25 से ज़्यादा होता है तो वेट वाल्व टेम्परेचर, और 25 डिग्री से ज़्यादा तो हम लोग को वहाँ पे C का वैल्यू 7 लेना था। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो का फॉर्मूला हमारे पास 100 - C इंटू ड्राई वाल्व टेम्परेचर माइनस वेट वाल्व टेम्परेचर, तो 100 - C। ठीक है, और उसमें पुट कर 33 - 30, और इसको सॉल्व करना 100 - 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100
-21, दैट इज़ आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 79% है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही एक्सेस। इस इन्वायरमेंट में ह्यूमन काम नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब एक तो सॉल्व करने का बस आपको आइडिया मैंने दे दिया है। ठीक है, इसको देख लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फिर से आपको। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर। तो जैसा कि मैं आप लोग हमेशा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डील करता हूं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं फिर से लाया हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व भी किया जा चुका है, तो इसको बढ़िया से फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। एज द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द माइन, हाउ मच लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द एयर शुड पास थ्रू द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में एयर कम से कम कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और कंडीशन आपको दिया, प्रोडक्शन दिया आपको 300 टन पर डे, मैन पावर आपका 104 दिया हुआ लार्जेस्ट शिफ्ट में, और गैलरी स्पैम ऑफ द LVC लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में आपका जो गैलरी का जो स्पैम जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 4.8 × 3 मीटर स्क्वायर, एंड द वेट बॉल टेम्परेचर जो 31.5 डिग्री सेल्सियस है, और सॉलिड ब्लास्टिंग वहाँ पे की जा रही है, और ये आपके साथ में ऑप्शंस है। तो इस सारे कंडीशन को देखते हुए आपको क्या कीजिए, सारे एयर को कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद में जो मैक्सिमम होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और जिनको भी अगर इससे अलग और कोई भी न्यूमेरिकल टॉपिक चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहिए, या फिर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, क्योंकि वेंटिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और इससे अलग और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है और पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।